आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और जयप्रकाश नारायण को 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय गिरफ्तार करके रखा गया था हजारीबाग जेल जो है झारखंड में, उसमें। और वहां से अपने साथियों के साथ ये भागने में सफल रहे थे। राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण में महात्मा गांधी का आमंत्रित किया गया था। और पीर अली जो थे पटना में जो भावी आंदोलन हुआ था उसका नेता कहेगा तो पीर अली थे। और एक जयप्रकाश नारायण से संबंधित क्वेश्चन आता है कि अंत्योदय के विचार किसने दिया था? तो ये दिए थे जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को जननायक के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में बिहार के लिए टिकट शब्द का प्रयोग किया गया है। और यहाँ बिहार का नाम कहेगा कि बिहार क्यों पड़ा था? तो यहाँ बौद्ध बिहार जो बौद्धों के बसने के कारण इसे बिहार नाम दिया गया। ऋग्वेद में पहली बार गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कहेगा तो 10 हो जाएगा और सूक्तों की संख्या कहेगा तो 1028 हो जाएगा। कुसुमपुर कहेगा किसका प्राचीन नाम है? तो पटना का नाम हो जाएगा कुसुमपुर। और वही गायत्री मंत्र का उल्लेख कहेगा ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 3रा मंडल में। और गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र किए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 3 नंबर। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था मजहरुल हक के द्वारा। मजहरुल हक के द्वारा। और असहयोग आंदोलन कहेगा कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में हुआ था। बिहार केसरी के नाम से राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। अनुग्रह नारायण को बिहार विभूति के उपनाम से जाना जाता है। कहेगा बिहार विभूति के उपनाम से किसे जाने जाते हैं? तो अनुग्रह नारायण सिंह को। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये हो जाएगा लिच्छवी के लिए। और वही कहेगा कि बद्दी की राजधानी कहाँ है? ये 16 महाजनपद है उसमें से एक हो जाएगा बद्दी और इसका राजधानी हो जाएगा वैशाली। अंग की राजधानी कहेगा तो चंपा थी। और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था इसका विभाजन किया गया था 15 अधिकरण में। और जो 16 महाजनपद का उल्लेख कहेगा किसमें मिलता है? तो बौद्ध धर्म के हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। और जैन धर्म में कहेगा तो भगवती सूत्र में मिलता है। मगध साम्राज्य की राजधानी कहेगा राजगिरी या गिरिब्रिज हो जाएगा। मगध साम्राज्य की राजधानी हो जाएगा राजगिरी या गिरिब्रिज। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1921 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कहेगा कब हुआ था? 8 और 9 अगस्त 1942 में। ली कमीशन के गठन कहेगा तो 1923-24 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था और ये चला था 1914 से 1918 तक। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किया गया था वर्साई के संधि द्वारा। और प्रथम विश्व युद्ध में भारत कब भाग लिया था? तो 1917 में लिया था। आगे देखेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 169 कहेगा तो विधान परिषद से संबंधित है। विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा 170। राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं किसी राज्य में कहेगा राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे तो अनुच्छेद 356 के तहत। और किसके कहने पर? तो उस राज्य के राज्यपाल के अनुशंसा पर। आगे देख लेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पद धारण करता है? तो ये राज्यपाल के। और महाधिवक्ता के उल्लेख कहेगा तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165 में। और महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और अनुच्छेद 76 के तहत। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कहेगा तो महान्यायवादी हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 163 में। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। 8 नंबर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। और कहेगा समिति कौन सी थी? तो सोमवंशी समिति के तहत। सिडबी के गठन किया गया था 1990 में। और मुख्यालय कहेगा तो लखनऊ हो जाएगा। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा कह देगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और ये भारत में पिन कोड की शुरुआत कहेगा तो 1972 में हुआ था। और जीआईसी की भी शुरुआत हुआ था 1972 में। सेबी का स्थापना किया गया था 1988 में। और सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। सेबी कहेगा मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी के मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। आगे देख लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। और ये कहाँ लागू हुआ था? पहली बार राजस्थान के नागौर में। दूसरा बार लागू किया गया था कहेगा तो ये लागू किया गया था आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। दूसरा बार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में लागू किया गया था। ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ली कमीशन का संबंध हो जाएगा भारतीय सिविल सेवा से। और ली कमीशन के गठन किया गया था 1923-24 में। शिक्षा व्यवस्था से संबंधित आयोग कहेगा तो सेंट्रल आयोग हो जाएगा जिसका गठन किया गया था 1917 में। भारत तिब्बत सीमा आयोग कहेगा ITBP का गठन किया गया था 1962 में। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर
भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, और इसके तहत मुगल पद की समाप्ति भी की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था 1774 में। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सिविल जो सेवा थी इसकी भर्ती की शुरुआत की गई थी। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया था। और जो 1774 में बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय गठन किया गया था उसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इंपे थे। 12 नंबर हो जाएगा भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? भवानी मंदिर की रचना की गई थी अरविंद घोष के द्वारा। और लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कहेगा तो अरविंद घोष हो जाएंगे, और इसका उल्टा कहेगा डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक तो शिवानंद हो गए। गोपाल हरि देशमुख के उपनाम कहेगा तो लोक हितवाद के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि गोपाल हरि देशमुख का उपनाम क्या था? लोक हितवाद। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अभिनव भारत की रचना की गई थी या गठन की गई थी 1904 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस के गठन किए थे 1905 में। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? तो इसमें जो दिया गया देख लेते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट था और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 था, और प्राचीन विलियम आंग्ल विवाद भी था। इसमें यह सभी हो जाएगा। और इसमें जो सहायता किए थे लॉर्ड मैकाले किए थे। और पहली बार जो था शिक्षा का अधिनियम कब लाया गया था? 1835 में लाया गया था लॉर्ड मैकाले द्वारा, यानी कि शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया था 1835 में। 1813 के तहत 1813 के चार्टर एक्ट थे, इसके तहत कंपनी के एकाधिकार जो था इसे समाप्त कर दिया गया था, और चीन के साथ चाय और चीनी का जो व्यापार है उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। किस एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे महात्मा गांधी। और कब किए थे? तो 1904 में किए थे, और उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी गए थे 1893 में, और वहां से लौटे थे ये 9 जनवरी 1915 में। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और कहेगा महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि कब दिए थे? तो 1915 में दिए थे, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय महात्मा गांधी कैसर हिंद के जो उपाधि थे वो लौटा दिए थे। मौलाना अबुल कलाम ने ऑल हिलाल पत्रिका के संपादक किए थे, यानी कि ऑल हिलाल पत्रिका के संपादक कहेगा तो मौलाना अबुल कलाम हो जाएंगे। आनंद भवन का संबंध कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू से है। और लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के गठन किए थे, डेट कहेगा तो 1913 में। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1940 में, और इसमें महात्मा गांधी ने प्रथम व्यक्ति चुने थे विनोबा भावे को, और दूसरा व्यक्ति कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू को चुने थे। और वही कहेगा व्यक्तिगत आंदोलन कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के पवनार में हुआ था। 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन जो कि बिहार में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कहेगा तो 1920 में हुआ था। आगे देख लेंगे 16 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो हमारे राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? पहली बार तो पिंगली वेंकैया बनाए थे। और वही पहली बार कहेगा कि मैडम भिखारी कामा ने 1907 में झंडा यानी कि राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराई थी? तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराई थी। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? यहाँ वैदिक होगा। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? हो जाएगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वैदिक काल का कार्यकाल कितना से कितना था? वैदिक काल का कार्यकाल संपूर्ण कहेगा तो 1500 BC से 600 BC था, यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के कहेगा कार्यकाल कितना था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। वही उत्तर वैदिक के कार्यकाल कहेगा तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। आर्य समाज जो था वो ये वैदिक काल के ही था, और आर्य समाज कहेगा कैसा था? तो पितृ प्रधान था, यानी कि इसमें सर्वाधिक मान्यता पिता की थी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी? तो यह हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि एवं अरमैक लिपि। कहेगा कि वही भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने करवाया था? भारत में शिलालेख के प्रचलन करवाए थे अशोक ने। भारत में शिलालेख के प्रचलन कौन करवाए थे? अशोक। अशोक कहेगा पहले क्या थे? तो ये पहले अवंती के राज्यपाल थे। खरोष्ठी लिपि में लिखा गया कहेगा कि खरोष्ठी लिपि में लिखा गया अशोक की अभिलेख कौन सी थी? तो जो शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा अभिलेख था उसकी लेख थी खरोष्ठी लिपि में। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा अभिलेख की लिपि कहेगा तो खरोष्ठी हो जाएगा। और भारत में जो अभिलेख है वो सभी ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है।
ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में लिखी गई अभिलेख कहेगा तो यह अफगानिस्तान से मिलता है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में लिखा गया अभिलेख मिलता है अफगानिस्तान से। अशोक के उत्तराधिकारी कहेगा तो कुणाल हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में लेखक है, सूची 2 में उनकी रचना। मेगास्थनीज कहेगा पुस्तक के नाम क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज के पुस्तक के नाम हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज आए भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और टॉलमी की पुस्तक कहेगा तो हो जाएगा जियोग्राफी। पिंडली द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरिका। और हेनसोंग की पुस्तक के नाम हो जाएगा CU की। हेनसोंग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में और हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे कुछ और देख लेते हैं। इब्न बतूता आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और ये मोरक्को के निवासी थे और इनकी पुस्तक के नाम कहेगा तो रेहला हो जाएगा। अलबरूनी कहेगा किसके शासनकाल में आए थे? तो गजनबी के शासनकाल में। गजनबी के शासनकाल में उतवी, फारूकी और फिरदौसी अलबरूनी ये गजनबी के शासनकाल में आए थे और अलबरूनी की पुस्तक के नाम हो जाएगा किताबुल हिंद। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? कृषि उत्पादन शुरू हुआ था नवपाषाण काल में और पहिया का आविष्कार भी कहेगा तो नवपाषाण काल में हुआ था। वही मध्य पाषाण काल में छोटा उपकरण की खोज किया गया था मध्य पाषाण काल में, जिसमें भाला और तीर था। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। जो वही सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ये मातृ प्रधान थी, इसमें माता की प्रधानता दी जाती है। और आर्य समाज कहेगा तो पितृ प्रधान, यानी कि पिता की सर्वाधिक वैल्यू दी जाती थी। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो ये हो जाएंगे टोडरमल। और टोडरमल जो थे अकबर के राजस्व मंत्री थे। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किए थे और भगवान दास कहेगा किसका उपनाम था? तो बीरबल के उपनाम भगवान दास हो जाएगा। दिल्ली के पुरानी किला एक कुहाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी करवाए थे। सिखों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? तो ये हो जाएंगे जहांगीर। न्याय की जंजीर कहेगा किसने स्थापित किया था? तो ये हो जाएंगे जहांगीर। किला एक कुहाना मस्जिद का निर्माण करवाए थे शेरशाह सूरी। या ग्रैंड ट्रैंक जो रोड है इसका भी निर्माण करवाए थे शेरशाह सूरी। मुगलों का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? तो अकबर के काल को मुगलों का स्वर्ण काल कहते हैं। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किए थे विजयालय। और चोल की राजधानी कहेगा तो तंजावुर या तंजौर थी। और वही सर्वाधिक कहेगा चोल वंश का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के। और इन्होंने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण किए थे। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेशी की उपाधि धारण किए थे। चोल किस वंश ने स्थानीय शासन की नींव रखी थी? तो ये हो जाएगा चोल। यह नौसेना रखने वाला वंश कहेगा तो चोल वंश हो जाएगा। चोल वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे राजेंद्र III। आगे देखेंगे इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? तो अरावली की पहाड़ी स्थित है राजस्थान में। अरावली एक प्रकार की अवशिष्ट पर्वत की उदाहरण है और पुरानी पर्वत भी अरावली हो जाएगा। अरावली की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कहेगा तो 1722 मीटर है। धारवाड़ की पठार स्थित है कर्नाटक में और कार्डेमम की पहाड़ियां स्थित है केरल में, जिसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा तमिलनाडु, जहां पूर्वी बिंदु और पश्चिमी घाट मिलते हैं, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। और ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो डोडा बेटा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई हो जाएगा 2637 मीटर। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो ये गर्ज का जो निर्माण होता है नदी के अपरदन क्रिया के द्वारा होता है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो जो नदी के बहाव मंद हो जाता है तो उसमें जो धारा है इधर उधर बहने लगता है, उसी के कारण डेल्टा का निर्माण होता है। भारत में सर्वाधिक कहेगा तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। बाढ़ का मैदान नदी के कटा छटा हुआ भाग को बाढ़ का मैदान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो सियरा नेवादा है ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये ब्लॉक पर्वत है। और ये कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में। एंडीज पर्वत स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहेगा तो ये कनाडा के सीमा पर स्थित है। हिमालय ये नवीन पर्वत है और इसका उत्पत्ति कहेगा तो टेथी सागर से हुआ है। आगे देखेंगे 27 नंबर। दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा राज्य मध्य प्रदेश। और सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन करेगा तो मध्य प्रदेश ही होगा। जीरा और धनिया का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य हो जाएगा राजस्थान। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। प्याज के सर्वाधिक उत्पादक कहेगा तो महाराष्ट्र में होता है। 28 नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस देश में ग्रेट अस्लेव झील स्थित है? तो ये स्थित है कनाडा में। और भारत में कहेगा भारत की झील कौन सी है? तो बुलर झील हो जाएगा, डल झील हो जाएगा और ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। जापान का सबसे बड़ा झील या प्रसिद्ध झील कहेगा तो बीवा झील हो जाएगा। बीवा इस जापान का सबसे बड़ा झील हो जाएगा बीवा झील, जो कि जापान में है। अब विक्टोरिया झील स्थित है अफ्रीका में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर है।
निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो हम्बोल्ट जलधारा बहती है दक्षिणी गोलार्ध में और ये अमेरिका में बहती है। हम्बोल्ट जो जलधारा है ये कैसी जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है। और हम्बोल्ट जलधारा का अन्य नाम कहेगा तो पेरू की जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा की अन्य नाम पेरू की जलधारा हो जाएगा। चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आर्कटिक महासागर में। और आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक जो महासागर है ये सबसे छोटा महासागर है। महासागर की संख्या हो जाएगा 5 और सबसे छोटा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा कहेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और बरमुंडा जो त्रिभुज है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? यानी कि भू अवस्थित देश कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लेसोथो। सुदूर दक्षिण में स्थित भू अवस्थित देश हो जाएगा लेसोथो। और भू अवस्थित देशों की संख्या 44 है और सबसे बड़ा कहेगा तो कजाकिस्तान हो जाएगा और इसकी राजधानी कहेगा तो अस्ताना है। बाकी देखते हैं, नाइजर की राजधानी कहेगा तो नियामी हो जाएगा। 32 नंबर हो जाएगा, किलिमांजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है, किलिमांजारो स्थित है तंजानिया में। विक्टोरिया झील कहेगा अफ्रीका के किस देश में स्थित है? तो विक्टोरिया जो झील है तंजानिया, युगांडा और केन्या में स्थित है। तंजानिया, युगांडा और केन्या में स्थित है। तंजानिया की राजधानी हो जाएगा डोडोमा, युगांडा की राजधानी कहेगा तो कंपाला होता है और वही केन्या की राजधानी कहेगा तो नैरोबी हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी हो जाएगा विंडहॉक और घाना का प्राचीन नाम कहेगा तो गोल्ड कोस्ट था। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? तो ये चीन बना रहा है। डूबते हुए सूर्य का देश कहेगा तो ब्रिटेन को कहते हैं और उगते हुए सूर्य का देश हो जाएगा जापान। रूस का विघटन हुआ था 1991 में और 15 गणतंत्र में हुआ था। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो 3 राज्य और 1 जम्मू कश्मीर साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश 1 और 3 राज्य। 3 राज्य हो जाएगा पंजाब, गुजरात और राजस्थान और 1 हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य सटे हैं और चीन से भी 5 भारतीय राज्य सटे हैं। म्यांमार से कहेगा तो 4 भारतीय लगते हैं और भूटान से भी 4 लगते हैं। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो ये लेबल लगाने की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है और ये क्या करता है? तो उत्पादों की जांच के लिए इको मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। मिट्टी के जो बर्तन में पानी ठंडा रहता है इसका कारण कहेगा तो वाष्पीकरण हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है राष्ट्रीय पशु चिकित्सा केंद्र। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा हार्ट अटैक से। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो हार्ट अटैक से। और चिकित्सा शास्त्र के जनक कहेगा तो हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर हो जाएगा, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो उसे हम लोग ओ नेगेटिव रक्त देंगे क्योंकि ओ नेगेटिव जो रक्त समूह है ये किसी को भी दिया जा सकता है। वो जो रक्त समूह है उसे कहते हैं सार्वधाता रक्त समूह। यहाँ गलत है, सार्वधाता रक्त समूह कहेगा कौन सा हो जाएगा? तो ओ हो जाएगा। और ओ रक्त समूह यानी कि ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और ए बी रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए बी को सर्वे अदाता रक्त समूह कहते हैं और सर्वदाता कहेगा तो ओ को कहते हैं और सर्वे अदाता यानी कि लेने वाला कहेगा तो ए बी हो जाएगा। रक्त समूह के खोज किए गए थे लैंड ने। रक्त समूह के खोज किसने किया था? लैंड ने किए थे। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो समयांतर उसका रक्त का दाब क्या होगा? तो ये बढ़ते जाता है। यानी बूढ़ा होने पर किसी व्यक्ति का रक्त दाब क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। दौड़ते समय यानी दौड़ लगाते समय किसी व्यक्ति का रक्त दाब क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है। रक्त दाब मापा जाता है, रक्त दाब कहेगा तो कैसे मापा जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर से। यहाँ स्फैग्नो होगा, रक्त दाब मापा जाता है स्फैग्नोमैनोमीटर से और केवल मैनोमीटर से कहेगा तो गैस का दाब मापा जाता है। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो ये द्रव्य मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमैटोग्राफी की प्रयोग किया जाता है। ठोस को गैस से अलग करने में यानी कि गैस को ठोस से अलग करने में इसका हो जाएगा उद्यपातन। उद्यपातन यह है कि ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है। पदार्थों की संरचना के अनुसार सभी पदार्थ परमाणु के बने होते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान करना है, इसमें उत्पाद हो जाएगा, इसमें स्रोत हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में और टार्ट्रिक अम्ल कहेगा तो इमली में पाया जाता है। और नींबू के पीएच मान कहेगा तो 2.2 हो जाएगा, सिरका का हो जाएगा 2.4, नींबू के 2.2, सिरका के 2.4 और शराब के 2.8 होता है। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, तो लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से और इसका सूत्र हो जाएगा Fe2O3 और ये भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। वही मैग्नेटाइट से भी लोहा प्राप्त किया जाता है जिसका सूत्र होता है Fe3O4 और ये सबसे अच्छा होता है। मोनाजाइट प्राप्त किया जाता है, मोनाजाइट का सर्वाधिक उत्पादन भारत के केरल से होता है और ये कहेगा मोनाजाइट किसका
किसका अयस्क है, तो ये थोरियम का अयस्क है। यूरेनियम का अयस्क हो जाएगा पिच ब्लेड। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 10 के पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर में कहेगा तो 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1 एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। सेंटीमीटर में कहेगा तो माइनस 8 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देख लेंगे 43 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त किया जाता है द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। और जड़त्व का माप कौन सी है? तो जड़त्व का माप होता है द्रव्यमान। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, वही त्वरण बराबर होता है वेग गुणे समय। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ चलने में कठिनाई होगी। अब केंद्रीय बल कहेगा, अब केंद्रीय बल क्या है? तो अब केंद्रीय बल आभासी बल है और घर्षण बल क्षयकारी बल है। अब केंद्रीय बल हो जाएगा आभासी बल और घर्षण बल हो जाएगा क्षयकारी बल। आगे देख लेंगे 45 नंबर हो जाएगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? प्रतिरोध का मान बताना है जिसमें विद्युत धारा 10 एम्पीयर है और विभवांतर 12 वोल्ट है। तो इसका सूत्र होता है R बराबर V बाई I। तो R पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है, V का मान दिया है 12 और वही I का मान दिया है 10, तो भाग देने पर 1.2 ओम हो जाएगा। यदि चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? जब वेग दोगुना होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। वेग दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। यहाँ वेग दोगुना करने पर वेग स्क्वायर कीजिएगा तब 4 हो जाएगा। वही संवेग दोगुना होने पर संवेग क्या होता है? दोगुना ही होता है। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, मरुस्थल में मेरी की मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो ये कारण हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण हो जाएगा आकाश में तारे का टिमटिमाना या पानी में रखी छड़ी को तिरछा दिखाई देना। प्रकाश का विखंडन का उदाहरण हो जाएगा जो सूर्य में हाइड्रोजन है या हीलियम में परिवर्तन होता है, इसका कारण हो जाएगा प्रकाश का विखंडन। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, सेल्सियस पर कहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और केल्विन में होता है 310 केल्विन, फारेनहाइट में होता है 96.6 फारेनहाइट। और इसे चेंज कर सकते हैं C/5 और F-32/9 पर। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण पर। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्य का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, केवल इसका स्वरूप बदलता है। और वही ऊर्जा में हो जाएगा, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल इसका जो है ट्रांसफर या परिवर्तन किया जा सकता है। आगे देखेंगे 50 नंबर हो जाएगा, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किए थे वाटरमैन। और वही लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो T.H. मेनन यानी कि थियोडर मेनन किए थे। डायनामाइट का आविष्कार किए थे 1867 में अल्फ्रेड नोबेल। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. वेड किए थे। और विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। आगे कुछ और लाइन के क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप महाद्वीप के बारे में जानते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी कहेगा तो ये हो जाएगा वोल्गा नदी। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है फ्रांस को, और किसानों का देश भी फ्रांस को कहते हैं। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है यूक्रेन को, और यूक्रेन की राजधानी कहेगा तो कीव हो जाएगा। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है जर्मनी में, यानी कि काला जंगल कहाँ स्थित है? जर्मनी में। और काला पर्वत कहेगा तो भूटान हो जाएगा। झीलों की देश हो जाएगा फिनलैंड। झीलों के देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को, क्योंकि कृषि प्रधान देश होने के कारण। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, तो ये अलग करता है इंग्लिश चैनल। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को, यानी कि यूरोप के खेल के मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। और कॉकपिट ऑफ यूरोप कहेगा तो कॉकपिट ऑफ यूरोप हो जाएगा बेल्जियम। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया को, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को। काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को। कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं बेल्जियम को। आगे देखेंगे विभिन्न देश एवं उनके बीच स्थित पर्वत हो जाएगा, जो कि सभी महत्वपूर्ण है। पेरिनीज पर्वत कहेगा किस किस देश के बीच स्थित है? तो फ्रांस एवं स्पेन के बीच स्थित है पेरिनीज पर्वत। आल्प्स पर्वत कहेगा तो फ्रांस एवं इटली के मध्य स्थित है। जूरा पर्वत हो जाएगा फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य। और वासेजस पर्वत हो जाएगा फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य। इसमें तो ये दोनों पूछता है पेरिनीज कहाँ स्थित है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच। आल्प्स कहेगा तो फ्रांस और इटली के बीच। आगे देखेंगे